एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, रिलीजन कंसिस्ट इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो हमारे डर्कहाइम के अनुसार रिलीजन किन दो चीज़ों में विभेद करता है। पहला ऑप्शन है सेक्रेड एंड सेकुलर में, दूसरा है प्योर एंड इम्प्योर में, तीसरा है सैक्रेड और प्रोफेन में, और चौथा है गॉड्स एंड होस्ट में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सैक्रेड और प्रोफेन में, यानी कि कुछ रिलीजन में कुछ चीज़ें पवित्र होती हैं और कुछ चीज़ें साधारण होती हैं। इन दोनों के बीच का भेद करने का काम करता है रिलीजन। तो डर्कहाइम कहते हैं, डर्कहाइम ने अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आई थी, उसने कहा कि कोई भी सोसाइटीज़ है, कोई भी समाज है, तो उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो कि चीज़ें सेक्रेड हैं और दूसरी चीज़ें जो कि प्रोफेन हैं। अब ये सेक्रेड, एक तो एक्टिविटीज़ कुछ हमारे सेक्रेड हो सकती हैं, जैसे कि पूजा करना, हम मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, तो ये एक्टिविटीज़ सेक्रेड होंगी। और कुछ एक्टिविटीज़ हमारी क्या हो सकती हैं, प्रोफेन हो सकती हैं। साथ में साथ ये कुछ क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। उदाहरण के लिए एक पूजा की थाली क्या है, सेक्रेड है। इसके अलावा पीपल का जो पेड़ है हिंदुओं के लिए सेक्रेड है, और अन्य कोई वृक्ष होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा। तो प्रोफेन कहने का अर्थ है जो कि मंडेन ऑर्डिनरी लाइफ की चीज़ें हैं, जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोफेन कहते हैं। जैसे कि स्कूल जाना, मॉर्निंग पे उठना, तो ये तो क्रियाएं होगी। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कोई वृक्ष, या फिर खाना खाना, या प्लेट, इन सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी प्रोफेन चीज़ें होंगी। और इसी प्रकार से सेक्रेड, वे सारी चीज़ें हैं। सेक्रेड रिफर टू एनीथिंग विच ट्रांसेंड्स द हमड्रम ऑफ एवरीडे लाइफ विच टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। और एक रिलीजन होने के लिए उसके क्या है कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति वह चीज़ कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो चीज़ें सेक्रेड है, बल्कि कलेक्टिविटी में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मॉस्क जाना या फिर मंदिर जाना, हम इसके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सेक्रेड थिंग्स भी, जैसे हमने चर्चा की, जैसे कोई पीपल का पेड़ है, या फिर जिस थाली में हम खाना, जिस थाली में हम पूजा करते हैं वो हमारी थाली है, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी सेक्रेड चीज़ें हो जाएंगी। डर्कहाइम के लिए रिलीजन इज अ कलेक्टिव प्रोसेस या फिर प्रैक्टिस। तो रिलीजन क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सामूहिक, ठीक है, सामूहिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी सेक्रेड चीज़ें होती हैं और प्रोफेन चीज़ें होती हैं, जो पवित्र चीज़ें होती हैं और साधारण चीज़ें होती हैं, उनमें अंतर करते हैं, उनमें डिफरेंस करते हैं। और सेक्रेड चीज़ों को हमेशा से प्रोफेन चीज़ों से दूर रखा जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, रिचुअल्स के द्वारा किया जाता है। और रिचुअल्स हमारे होते हैं एक्शंस, जैसे कि मॉर्निंग पे प्रेयर करना या फिर मंदिर पे प्रेयर करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी रिचुअल्स होंगी। रिलीजन इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन, यानी कि सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में क्या करना, अंतर करना, और जो सेक्रेड चीज़ें हैं उनको प्रोफेन से दूर रखना। विच इज टिपिकली डन थ्रू रिचुअल, जो कि रिचुअल्स के द्वारा किया जाता है। सच एज दोज एसोसिएटेड विद द डेली और वीकली विजिट टू द चर्च और मॉस्क। प्रेयर इज एन ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ एन ओकेजनल रिचुअल। तो प्रेयर हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक रिचुअल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर कि हम ऑर्डिनरी या फिर मंडेन चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोफेन चीज़ों को सेक्रेड चीज़ों से दूर रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीसोशलाइजेशन इज क्लियरली एविडेंट व्हेन। तो रीसोशलाइजेशन यानी कि पुनः सामाजिकरण हमको कहाँ पे दिखता है, पुनः सामाजिकरण हमको कहाँ पे दिखता है। गर्ल्स मैरिज जस्ट टेक प्लेस। तो एक लड़की है, उसकी अभी अभी ही शादी हुई है। चाइल्ड इज बॉर्न, एक बालक का अभी जन्म हुआ है। पर्सन वर्क्स एज अ मेंबर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी पार्टी, एक क्रांतिकारी पार्टी के लिए एक व्यक्ति कार्य कर रहा है। या फिर चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, तो एक बच्चा है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक लड़की की अभी अभी शादी हुई है तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, रीसोशलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इससे पहले हमने देखा था कि हमने एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का भी एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें कि आंसर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन था, और यहाँ पर जो आंसर है वो रीसोशलाइजेशन है। तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि कब आंसर एंटीसिपेटरी होगा और कब आंसर रीसोशलाइजेशन होगा। तो एंटीसिपेटरी होगा जबकि एक गर्ल है
और उसकी मैरिज नहीं हुई है, तो बिफोर मैरिज अगर वह जिस परिवार में भी उसका विवाह होना है, उसके रिचुअल्स, उसकी जो प्रथाएं हैं, उस तरीके का व्यवहार कर रही है, तो वहाँ पर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होगा। मतलब वो वहाँ पर क्या होगी, ट्रेनिंग फेज में होगी। वहाँ पर वो ट्रेन करेगी अपने आप को कि जिस भी परिवार में उसकी शादी होगी उसके अनुसार खुद को ढाल सके। लेकिन जब वो उस परिवार का हिस्सा हो जाती है, अर्थात जब गर्ल की मैरिज हो जाती है और वह जो भी उसके पुराने बिलीफ हैं, पुराने विश्वास हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको चेंज करती है और नए परिवार के साथ खुद को ढालती है, तो वहाँ पर हो जाएगा रीसोशलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पर वो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भूलने का प्रयास कर रही है और नई चीज़ें सीख रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कहाँ पर आंसर एंटीसिपेटरी होगा और कहाँ पर आंसर रीसोशलाइजेशन होगा। तो रीसोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लीविंग सर्टेन बिहेवियर। तो कुछ बिहेवियर्स को हमको छोड़ दिया जाता है, बिहेवियर पैटर्न्स या फिर रोल्स को, क्योंकि हमको क्या करने होते हैं, नए रोल्स अडॉप्ट करने होते हैं एज अ पार्ट ऑफ वंस एवोल्यूशन इन लाइफ। तो एक के जिस प्रकार से हम एक की विकास यात्रा में, जीवन की विकास यात्रा में हमको हमेशा से कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, तो उस नए सीखने के लिए हमको कुछ पुरानी चीज़ें छोड़नी होती हैं। और रीसोशलाइजेशन क्या करता है, जिंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक तरीके से पूरी तरह से चेंज करता है सोशल रोल एक पर्सन का। इट अकर्स थ्रू आउट लाइफ, और यह जिंदगी में निरंतर होने वाली चीज़ है। वेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रेडिकल ब्रेक थ्रू, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, एक बहुत ही तीव्र चेंजेस देखता है अपनी, जो उसके पास्ट में जो सारी चीज़ें हैं उनसे बहुत ही अलग लर्निंग वो सीखता है, और जो कि उसके प्रीवियस लर्निंग से अलग हो सकती हैं। तो गॉफमैन ने एग्जांपल दिया है एक टोटल इंस्टीट्यूशन का। तो उन्होंने कहा है कि जो मेंटल असाइलम है, जहाँ पर कि मानसिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको रखा जाता था, तो वहाँ क्या है, एक पूर्ण सस्ता का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ से जो भी व्यक्ति है वो बिल्कुल भी एक तो एस्केप नहीं कर सकता, उसको वहाँ के जो भी रूल हैं, जो भी नियम है उसको मानना पड़ेगा, और एस्केप नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ से भाग नहीं सकता। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो किस में रहता है, कंट्रोल में रहता है, सर्विलांस पे रहता है। और यहाँ पर जो भी उसके पहले के जो भी सोशलाइजेशन जिस प्रकार से हुआ था उसको भूलता है और नए नियम सीखता है। तो यहाँ पर भी किस चीज़ की प्रोसेस हो रही है, रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः सामाजिकरण की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ थिंकर दिए गए हैं। तो इसका देख लेते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ, तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है चार्ल्स हर्टन कूली ने। दूसरा है एलिनेशन, तो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं कार्ल मार्क्स। कल्चर लैक का कॉन्सेप्ट दिया है विलियम एफ ऑगबर्न ने। पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसको मैच कर लेते हैं, ए का 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ ए का 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशलॉजी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अ इंस्टीट्यूशनल लेवल आफ्टर इट वॉज वेल स्टेबलाइज्ड इन यूरोप एंड यूएसए। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन। तो सोशलॉजी हमारा सबसे पहले कहाँ पर आया, यूरोप पे आया। यूरोप के बाद ये गया यूएसए पे। अब जब यहाँ पर दोनों जगह बहुत अच्छी तरह स्टेबलाइज्ड हो गया, तो उसके बाद सोशलॉजी का इंडिया पे आया, यानी कि भारत पे समाजशास्त्र का विकास हुआ। भारत में समाजशास्त्र एक एज ए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आया। तो यह कौन सा ईयर था, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1990, यानी कि 1919 के वर्ष में भारत में सोशलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में सोशलॉजी पढ़ाया जाने लगा। तो सबसे पहले ये हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। और इसको जो लाने का काम किया वो था पैट्रिक गिट्स। पैट्रिक गिट्स ने इसको सोशलॉजी सब्जेक्ट को लाने का काम किया इंडिया पे। और सोशलॉजी सबसे पहले एकल विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, परंतु ये सोशलॉजी को सिविक्स के साथ, यानी कि नागरिक शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था। तो 1919 पे तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आया। उसके बाद इसका विकास बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, क्योंकि 1924 पे, यहाँ पे 1919 पे तो हेड हैं पैट्रिक गिट्स, 1924 पे हमारे हेड बने GS घुरिये, जिनको कि हम जानते हैं भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में। तो GS घुरिये के बनने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की इसने की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पर कॉलम 1 में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड सोशलॉजिस्ट दिए गए हैं। तो पहला है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं इमाइर डर्कहाइम। रिलीजियस इथिक्स की बात करते हैं मैक्स वेबर, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके कुछ ऐसे इथिक्स हैं, उसके कुछ ऐसे आचार हैं जो कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन के साधनों की बात करते हैं कार्ल मार्क्स।
और सोशल इवोल्यूशन यानी कि सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो मैच कर लेते हैं, ए का हमारा है सेकंड, ए का सेकंड और यहाँ भी सेकंड आ रहा है, बी का हमारा है 5, तो बी का 5 सिर्फ डी ऑप्शन पे आ रहा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है या फिर किसी पे कन्फ्यूजन होता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में साथ जो भी आपकी फीडबैक है उसको भी आप कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई एग्जाम जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो उनकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी।